नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। मैं हूं तनीषा शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। भारत का 70 साल का इंतजार शनिवार को खत्म हुआ। नामीबिया से आए 8 चीतों ने भारत की सरजमी पर पहला कदम रखा। कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉक्स खोलकर 3 चीतों को क्वारंटाइन बाड़े में छोड़ा। रिकॉर्डेड भाषण में पीएम मोदी ने चीते भेजने के लिए नामीबिया का आभार माना। उन्होंने चीता मित्रों से कहा, कूनो में चीता जब फिर से दौड़ेगा तो यहाँ बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी, यहाँ विकास की संभावनाएं जन्म लेंगी, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि सभी धैर्य रखें, चीतों को देखने नहीं आए, ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान है। कूनो को ये अपना घर बना पाए, इसके लिए इनको सहयोग देना होगा। कूनो में प्रधानमंत्री के लिए 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म मंच बनाया गया था। इसी मंच के नीचे पिंजरे में चीते थे। पीएम ने लीवर के जरिए बॉक्स को खोला। चीते बाहर आते ही अनजान जंगल और अपने नए घर में सक पकाए। सहमते कदमों के साथ इधर उधर नजरें घुमाई और चहलकदमी करने लगे। लंबे सफर की थकान साफ दिख रही थी। चीतों के बाहर आते ही पीएम मोदी ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। मोदी ने कुछ फोटो भी क्लिक किए। 500 मीटर चलकर मोदी मंच पर पहुंचे थे। उनके साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे। उन्होंने चीता मित्र दल के सदस्यों से बात भी की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनो जाने से पहले विशेष विमान से दिल्ली से ग्वालियर पहुंचे। यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उन्हें रिसीव किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मध्य प्रदेश के लिए इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं। देश में चीते विलुप्त हो गए थे और इन्हें फिर से बसाना एक ऐतिहासिक कदम है। यह इस सदी की सबसे बड़ी वन्य जीव घटना है। इससे मध्य प्रदेश में पर्यटन को तेजी से बढ़ावा मिलेगा। राजनांदगांव जिला भारतीय जनता पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से लेकर गांधी शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाने जा रहा है, जहां सेवा कार्यक्रम सहित स्वच्छता अभियान भी चलाए जाएंगे। सेवा पखवाड़ा को सफल बनाने के लिए राजनांदगांव जिला भाजपा कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूर्व सांसद प्रदीप गांधी व प्रदेश प्रवक्ता नीलू शर्मा सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस बैठक में भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं को आम जनता की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही इस पखवाड़े में स्वच्छता अभियान, खादी खरीदी व किसान और जवानों का सम्मान कार्यक्रम के अलावा जल संवर्धन, पौधारोपण, ब्लड डोनेशन व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चलाया जाएगा। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को है और भारतीय जनता पार्टी उनके जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने जा रही है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के मोर्चों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा कार्य के रूप में किया जाएगा। जैसे रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, साथ ही वृक्षारोपण, जल संवर्धन, इसके साथ ही अलग अलग जो है वो शिविर लगाकर दिव्यांगजनों को जो है उनके शिविर भी लगेंगे। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ विभिन्न तमाम जो कार्यक्रम हैं वो इन 15 दिनों में सेवा के रूप में जो है वो भारतीय जनता पार्टी उनके जन्मदिन को मनाएगी। इस कार्यक्रम को मोनू बहादुर जो है वो युवा मोर्चा टीम के साथ देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सेवा पखवाड़ा को प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने राजनीतिक नौटंकी करार दिया है। प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा के सेवा पखवाड़े को महज दिखावाबाजी बताया है। आगे उन्होंने कहा है कि केंद्र की सरकार जनता की सेवा महंगाई बढ़ाकर कर रहे हैं। भाजपा सरकार बेरोजगारों को पर्याप्त रोजगार भी नहीं दे पा रही है। कांग्रेस नेता आनंद ने कहा है कि मोदी सरकार आखिर किसानों की उपज की सही कीमत भी नहीं दे पा रही है, तो भाजपा किस नैतिकता से भाजपा सेवा पखवाड़ा को महात्मा गांधी की जयंती से जोड़ रहे। सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी की एक नई राजनीतिक नौटंकी है। जनता ने केंद्र सरकार की कमान देके भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका दिया है पिछले 8 साल से, लेकिन वहाँ सेवा नहीं कर रहे हैं। महंगाई कम करके गरीब जनता की सेवा करने का अवसर मिला है, रोज़गार उपलब्ध करा के युवाओं की सेवा करने का अवसर मिला है। जो वादा किया था समर्थन मूल्य किसानों को सुनिश्चित करेंगे, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे,
चाहते तो इस दिशा में किसानों की सेवा करते, लेकिन सेवा के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ नौटंकी करते हैं। छत्तीसगढ़ में 12 विशेष जनजातियों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने को लेकर भाजपा और कांग्रेस में बयानबाजी शुरू हो गई है। इस मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 दशक तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। भाजपा नेता व पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 50 साल से अधिक समय तक केंद्र और राज्य में रही कांग्रेस सरकार ने कभी भी इन जनजातियों के बारे में नहीं सोचा, जिसकी वजह से ये विशेष जनजातियां अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में शामिल होने के लिए इंतजार करती रही। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की 12 विशेष जनजातियों के सपने को साकार करने उन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया है, जिससे सरगुजा संभाग के लाखों अनुसूचित जनजाति के लोगों को शासन की योजनाओं का बेहतर लाभ मिल सकेगा। साथ ही दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त अजय अग्रवाल ने भाजपा पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में 15 साल तक सत्ता का सुख भोगने वाली भाजपा की डॉक्टर रमन सरकार ने इन जनजातियों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने कोई प्रयास नहीं किया। यह कांग्रेस के प्रयास से ही संभव हो सका है। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था कि मात्रात्मक त्रुटियों के कारण ये जातियां आदिवासी वर्ग का लाभ लेने से वंचित हैं, जिससे इन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। इनके बच्चों को आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो गया है और भूपेश बघेल जी के पत्र पर केंद्र सरकार ने कार्रवाई करते हुए इन वर्गों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। अगर डॉक्टर रमन सिंह के प्रयास से इनको शामिल किया जाना होता तो 15 साल वो मुख्यमंत्री रहे, उसी वक्त ये शामिल हो गए होते। माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई, उस कैबिनेट की बैठक में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 12 ऐसी जातियां जो छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं और ऐसी जातियां जो लंबे समय से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, वो अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होने के लिए कब से बाट जो रहे थे और वो जातियां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने इस जाति वर्ग के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्हें अनुसूचित जनजाति वर्ग की भीम रेजिमेंट के कार्यकर्ताओं ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर कवर्धा जिले के पंडरिया सामुदायिक भवन से लेकर गांधी चौक तक रैली निकाली। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस सरकार व क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ नारे भी लगाए। भीम रेजिमेंट ब्लॉक इकाई ने पंडरिया में सरकार व पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम पंडरिया तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शन के दौरान भीम रेजिमेंट ने बेरोजगारों को भत्ता दिलाने व राज्य में आरक्षित वर्ग पर हो रहे अत्याचार को बंद करने की मांग सरकार से की है। साथ ही रेजिमेंट ने शहर में जगह जगह बिक रहे अवैध शराब और आरक्षित वर्ग पर अत्याचार के मामले को विधानसभा में नहीं उठाने पर विधायक ममता चंद्राकर का पुतला दहन भी किया। हमारी मांग यह है, जो हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं वो चुनाव जीतने के बाद अपनी जो वादा किए हुए हैं कांग्रेस सरकार वो भूल चुके हैं। जैसे कि पुलिस वालों के 16 सूत्री मांग है उनको भूल गई और लोगों को दारू की इतनी लत लगा दी गई है और गांव-गांव में जा दारू बिचवा रही है लोगों को। और लोगों जो बेरोजगारी भत्ता की बात थी उसको ना सिर्फ नाम का बेरोजगारी भत्ता, अभी तक हमारे युवाओं को कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाता। और शासन प्रशासन अपने जो मांगे हैं जो आपने घोषणा पत्र में लिखी थी उन मांगों को जल्द पूरा करो, पर करेंगी नहीं तो हम भीम रेजिमेंट उग्र आंदोलन करने के लिए तत्पर रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज।
इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि बहुसंता। नमस्कार, मैं मनीष सोनी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ श्री दर्शन, सिर्फ इंडियन न्यूज़ पर, हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। स्वच्छता मिशन को लेकर मरवाही जनपद क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां स्वच्छता रथ को जनपद पंचायत अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मरवाही जनपद क्षेत्र में 15 सितंबर से महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक स्वच्छता सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत स्वच्छता रथ जनपद के गांव में जाकर ग्रामीणों को साफ सफाई के प्रति संदेश दे रहा है। स्वच्छता रथ को जनपद पंचायत के सीईओ राहुल गौतम व अनुविभागीय अधिकारी उइके ने जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाई। शासन द्वारा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत ये पूरा एक शेड्यूल शासन से जारी हुआ है, जिसमें प्रतिदिन स्वच्छता के जागरूकता हेतु एवं स्वच्छता में लोगों की सहभागिता निश्चित करने हेतु रोज नए नए कार्यक्रम कराए जाने हैं। तो अभी प्रथम 2 दिन जनपद स्तर पे था, जैसे आज आपने देखा कि हमारे माननीय एसडीएम साहब, हमारे समस्त जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाई है। वो स्वच्छता रथ गांव-गांव जाएगी और लोगों को जागरूक करेगी। कल एक यहाँ पे बैठक भी होगा, जो समूहों को हम लोग थोड़ा सा एक प्रचार प्रसार के लिए जागरूक करेंगे, जो गांव में जाके करेंगे। परसों से ग्राम पंचायत स्तर पे होगा, सारे ग्राम पंचायत में अपने अपने स्कूल परिसर, ग्राम पंचायत परिसर पे सफाई का कार्यक्रम भी करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। इस दौरान हमको जैसे किसी गांव में अभी भी व्यक्तिगत शौचालयों की कमी है, उनके आवेदन भी कलेक्ट करना है। रेलवे के संबलपुर मंडल में दोहरीकरण के कार्य के चलते दुर्ग और रायपुर से गुजरने वाली 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं कटनी जंक्शन में रेलवे ट्रैक दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते कुल 38 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रेलवे द्वारा लिए गए इस निर्णय के बाद यात्रियों को हो रही परेशानियों का इंडियन न्यूज के संवाददाता सुरेंद्र ठाकुर ने जायजा लिया और लोगों की तकलीफों को जानने का प्रयास किया। रेलवे प्रशासन ने 38 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिसकी वजह बताई गई है कि मेंटेनेंस के वजह से रेलवे प्रशासन ने जो शटडाउन लिया है उसके चलते 38 ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिसका असर दुर्ग रेलवे स्टेशन पर भी दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी जो यात्री हैं जो अपनी ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि क्योंकि त्योहारी सीजन होने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अपनी यात्रा के लिए टिकटें बुक कराई थी, लेकिन जिस तरीके से जो ट्रेनें रद्द हो रही हैं उसकी वजह से उन्हें अपनी टिकटें कैंसिल करानी पड़ी हैं और जो ट्रेनें चल रही हैं वह भी काफ़ी लेट हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, हम उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर ये कहाँ जाना चाह रहे थे और इन्हें कितनी दिक्कत हो रही है। आप ऐसा बताएंगे कहाँ जाना चाह रहे थे आप? पुणे। क्या दिक्कत आ रही है? अभी गाड़ी का खाली है टेंशन। गाड़ी लेट है? हाँ। कितने घंटे लेट? वो 3 घंटे। तो आप जैसा देख सकते हैं कि 3 घंटे गाड़ी लेट चल रही है। ये जो शटडाउन लिया गया है उसके बाद से जो स्थिति निर्मित हुई है कि सारी जो गाड़ियाँ जो चल रही हैं वह भी काफ़ी लेट जा रही हैं। तो आप बताएंगे मैडम कहाँ जा रहे थे आप लोग और कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ पे बैठे? हम लोग मुंबई जा रहे हैं। कौन सी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं? ज्ञानेश्वरी। कितने घंटे लेट होता है? तो 4 साढ़े 10 को था, तो अभी 2:30 बजे बता रहा है। कितनी दिक्कत हो रही है वैसा? जैसे गाड़ियाँ जो लेट हो रही हैं उसको लेके क्या बता रहे हैं? कुछ बता रहे हैं? गाड़ी ऐसी टाइमिंग बताता है 10:30 बजे और आता है 2-2:30 बजे। हम लोग को परेशानी होता है, सवेरे से आके बैठा है इधर। तो देखिए कि जिस तरह से काफ़ी लोग परेशान हैं। गाड़ियाँ, एक तो रेलवे का शटडाउन, ऊपर से गाड़ियों की जो लेट लतीफ़ी, ये जिसकी वजह से यात्रियों को काफ़ी परेशानी होनी पड़ रही है। रेलवे के इंक्वायरी काउंटरों में जिस तरह से ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये वो यात्री हैं जो यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी गाड़ी कब आएगी। मैं आपको बता दूं कि रेलवे प्रशासन के जो गाड़ियाँ रद्द की गई हैं उसकी वजह से यहाँ यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
जिसका असर दुर्ग रेलवे स्टेशन पर भी देखा जा सकता है, जहां यात्री लगातार परेशान हो रहे हैं। इंडियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से कैमरामैन सन्नी के साथ मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। आपने कई कलाकारों को बांसुरी बजाते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी कलाकार को नाक से बांसुरी बजाते हुए देखा है? चौंक गए ना? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेमेतरा जिले के सलधा गांव के रहने वाले राम नारायण तिवारी की, जो मुंह के बजाय नाक से बांसुरी बजाते हैं। इस अद्भुत कला के कारण बांसुरी वादक राम नारायण तिवारी छत्तीसगढ़ गीत के अलावा हिंदी गीतों की धुन को भी बड़ी सुरीली तरीके से अपनी बांसुरी से बजाते हैं और लोग उसे ध्यान मग्न होकर सुनते भी हैं। बांसुरी वादक तिवारी की माने तो अन्य लोगों से कुछ अलग करने की सोच के कारण उन्होंने नाक से बांसुरी बजाने का अभ्यास शुरू किया। लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने नाक से बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। नाक से बांसुरी बजाने के लिए उन्होंने किसी गुरु का सहारा नहीं लिया, वह स्वयं इसके लिए मेहनत करते रहे और लगातार पिछले 10 सालों से बांसुरी बजा रहे हैं। लोगों को अचंभा में डालने वाले इस बांसुरी वादक के बांसुरी वादन से पूरा वातावरण सुरमय हो जाता है। ऐसे वादक की सहायता के लिए शासन प्रशासन ने आज तक कोई सुध नहीं ली है। जिला प्रशासन और राज्य शासन को ऐसे कलाकारों की कला को संरक्षित करनी चाहिए ताकि आगामी पीढ़ी को कुछ दिया जा सके। इंडियन न्यूज के लिए बेमेतरा से दुर्गा प्रसाद सेन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सिंगरौली नगर निगम में शोक सभा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम के आयुक्त आरपी सिंह को उनके निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सिंगरौली नगर निगम के आयुक्त आरपी सिंह के आकस्मिक निधन हो जाने से नगर निगम परिसर में शोक की लहर छा गई। उनके निधन पर नगर निगम परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान निगम के उपायुक्त आरपी वैश्य ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनके आकस्मिक निधन से निगम को अपूरणीय क्षति हुई है, जिसकी भरपाई कर पाना असंभव है। इस मौके पर महापौर रानी अग्रवाल, निगम अध्यक्ष देवेश पांडे व कई पार्षदों सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। धमतरी जिला के विकासखंड मगरलोड के मेघा से मोहंदी मार्ग पर पुल के नीचे एक सहायक प्राध्यापक की खून से लथपथ लाश मिली, जिसे लेकर इलाके में सनसनी फैल गई। मगरलोड पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। मगरलोड के मेघा मोहंदी मार्ग पर पुल के नीचे औंधे मुंह पड़ी खून से लथपथ एक लाश देखी गई, जिसकी पहचान करेली छोटी निवासी व छिपली कॉलेज में अतिथि सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्य करने वाले हीराधर साहू के रूप में की गई। घटनास्थल पर मोटरसाइकिल व हेलमेट सुरक्षित पड़े होने से आशंका जताई जा रही है कि हत्या कर लाश को पुल के नीचे फेंक दिया गया है। मृतक के परिजनों ने इस मामले की बारीकी से जांच किए जाने की मांग की है। आपको बता दें, इस जघन्य हत्या को देख रहे राहगीरों की भीड़ से आवागमन बाधित हो गया, जिसे पुलिस पहुंचकर नियंत्रित किया। हीरेधर साहू वर्ष 35 वर्ष, ये लुगे का निवासी है, जो छोटी करेली में निवास था। इसकी आज इसकी डेड बॉडी सुबह ये मेघा रोड में बाहरा नाला है, वहाँ पर प्राप्त हुई है, जिसकी हत्या की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। नमस्कार।